नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस क्लास में मैंने टोटल आप लोगों के सामने 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। और आप भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही एक पेन और पेपर लेके बैठना साथ में, और वीडियो देखते ही आप सवाल को खुद बनाने की प्रयास कीजिए और अंत में, वीडियो के अंत में ज़रूर बताना कि आपने 10 में से कितने सवाल का सही जवाब किया। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल में क्या पूछा गया है। इफ़ 3 इंटू 4 इंटू 6 से अगर 961 आता है और 5 इंटू 2 इंटू 8 से 522 आता है, तो हमें 6 इंटू 3 इंटू 7 से क्या आएगा वही हमको पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 3 इंटू 4 इंटू 6 से 961 कैसे आया। अगर हम 3 इंटू 4 करें तो कितना होगा, 12 होगा। 12 इंटू 6 72। अब 72 के साथ क्या करने पर 961 आएगा। मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, 1 है, मतलब ओड नंबर है, या 2 इवन नंबर है, तो कभी भी मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक हो सकता है, हम इसको हटा देंगे क्योंकि इससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर अगर हम 3 प्लस 4 प्लस 6 कर देंगे कितना होगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 6 कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, अब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169। अगर हम इनका प्लेस वैल्यू इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, सबसे पहले आगे 9 आएगा, 6 20 का 20 में ही रहेगा और 1 आगे आएगा, ऐसा होगा। तो 961 इस तरह से आता है। ठीक है, अब अगला में चेक करेंगे। अगला में क्या है, 5 प्लस 2 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 8 15। अब हम 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 225। अब इसका भी प्लेस वैल्यू ऐसे इंटरचेंज कर देंगे ऐसे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा और 2 और 2, तो यही है 522। अब हमें आसान हो जाएगा लास्ट का निकालने के लिए, क्योंकि हमें लॉजिक पता चल गया है। तो लास्ट में कितना है, यहाँ पर हम करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 7, तो कितना होगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 7 16 होगा। अब हम 16 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 256। अब उसी प्रकार यहाँ पर हम ऐसे इंटरचेंज कर देंगे तो सबसे पहले 6 आएगा, 5 20 का बीच में ही रहेगा और लास्ट में 2 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, 652। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वही हमको निकालना है। तो 12 से 147 कैसे आया, वैसे देखें तो ये 144 12 का स्क्वायर होता है, उसके नज़दीक है, 144 का नज़दीक है 147। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 12 का स्क्वायर से चेक करेंगे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब हमें लाना होगा 147, तो हम इसमें क्या कर देंगे, +3 कर देने से आपका 147 आ जाता है। अब अगला का भी चेक करेंगे हम, कितना है, 15 है। 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 225। यहाँ पर कितना है, 231। अगर हम 225 से 231 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें +6 कर देंगे, तभी 231 आएगा। अब अगला का भी हम चेक करेंगे। अगला में क्या है, 17 है, तो हम 17 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 17 इंटू 17 289। अब यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे, बात तो वही है मेन। यहाँ पर क्या किया, पहले वाला में 3 प्लस किया है। क्यों 3 प्लस किया बोले तो यहाँ पर 1 और 2 है, इसलिए 1 + 2 कर देंगे तो 3 होगा। यहाँ पर 6 प्लस किया, क्यों बोले तो यहाँ पर 1 और 5 को अगर प्लस कर दें तो 6 होगा। तो यहाँ पर 1 और 7 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो हम यहाँ पर 8 प्लस कर देंगे, तो 8 प्लस करने पर क्या आएगा,
9 + 8 17, कैरी ओवर 1, 8 प्लस कैरी ओवर 1 9, और फर्स्ट 2 का 2, मतलब क्या होगा 297 होगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल में पूछा है, बोला है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी। ए क्या है? भाई है। किसका भाई है? बी और सी का। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस में क्या बोला है? डी इज द फादर ऑफ बी। डी किसका पापा है? बी का पापा है। अगर डी बी का पापा है तो सी का भी पापा होगा और ए का भी पापा होगा, क्योंकि ए बी और सी का भाई है तो ये तीनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। तो डी अगर बी का पापा है तो ए का भी पापा होगा और सी का भी पापा होगा, ये बात याद रखिए। अब ई इज द मदर ऑफ ए। ई कौन है? ए के माँ है। माँ है तो फीमेल हुई। किसका माँ है? ए का। मतलब ई का बेटा है ए, तो ई का 3 बच्चे होंगे, ए बी और सी। तो फिर ई और डी का क्या संबंध होगा? ये दोनों पति पत्नी होंगे। बस हो गया। अब सवाल में क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है ABCD। तो इन चारों में से कौन सा वाला सही नहीं है वही हमको पता करना है। अब ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। तो वही गलत वाला हमको पहचानना है। अब पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है? पहले ऑप्शन में डी इज द फादर ऑफ सी। डी सी के पापा है, बिल्कुल है, सी के पापा है, तो ये सही है। हमको गलत निकालना है तो इसको हम छोड़ देंगे। ए इज द सन ऑफ डी। ए डी के बेटे है, ये बिल्कुल सही है, ये भी। ई इज द वाइफ ऑफ डी। ई डी के पत्नी है, ये भी बिल्कुल सही है। अब चौथा वाला में क्या बोला है? सी इज द मदर ऑफ ई। सी ये जो है ये ई के माँ है क्या? गलत है। ई के माँ सी नहीं बल्कि सी के माँ ई है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? सी इज द मदर ऑफ ई। सी मदर नहीं है, बच्चे हैं ई के, और ई माँ है सी के। तो आपका डी वाला ऑप्शन गलत है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। हमको गलत वाला पहचानने को बोला था, तो डी वाला गलत है। इस सवाल को देखिए। 4 फ्रेंड्स ABCD आर प्लेइंग द कैरम बोर्ड। मतलब 4 लड़के हैं, क्या खेल रहे हैं? कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो ऐसा होगा कैरम बोर्ड। तो 4 लड़का चारों साइड बैठे हुए हैं, ठीक है, खड़े होकर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अब क्या बोला है? डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी कहाँ पर है? सी के लेफ्ट में। मतलब सभी किधर देख रहे हैं? अंदर के तरफ देख रहे हैं, ऐसे। ये बात याद रखिए। जब अंदर के बात देख रहे हैं तो आपका इधर से देखने पर क्या होगा? आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अगर इधर से देखे तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। इधर से देखे तो आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। और इधर से अगर देखे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये बात याद रखिए। अब क्या बोला है? डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी किधर है? सी के लेफ्ट में। अगर हम सी को इधर मान ले तो सी का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो इधर को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम सी को इधर माने तो सी का लेफ्ट किधर है? इधर है। तो आपका इधर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एंड ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए किधर है? बी के। ए इज टू द राइट ऑफ बी के राइट में कौन है? ए है। तो अगर ए के राइट में बी होगा तो अगर हम यहाँ पर बी लिखे तो बी के राइट में डी हो जाएगा। तो बी इधर नहीं होगा, तो बी कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो बी के राइट में ए इधर हो जाएगा। बस बन गए। अब सवाल में क्या पूछा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला जोड़ी सही है? ए और डी। ए और डी जोड़ी नहीं होगा, क्योंकि जोड़ी किस तरह होता है? कैरम बोर्ड में अपोजिट में होता है। इसका जोड़ी ये और इसका जोड़ी ये, इसका जोड़ी ये होता है और इसका जोड़ी ये होता है, ठीक है। तो फिर ए और
डी जोड़ी नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरा में क्या है, सी और डी बोला है, सी और डी ये भी जोड़ी नहीं है, ये भी हटा देते हैं। तीसरे में बोला है बी और सी, बी और सी ऐसा जोड़ी नहीं होता है। चौथे में बोला है बी और डी, बिल्कुल सही, बी और डी ऐसा है, एक दूसरे के अपोजिट में जो होता है वो जोड़ी होता है कैरम बोर्ड में। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। चूज द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, ये जोड़ी है। ये जोड़ी या सेट ये जिस तरह से बना है सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी कोई एक वही लॉजिक से बना हुआ है, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं हम ये कैसे बना है। 81 है, बीच में 36 है। पहले वाला में देखिए, पहले आगे वाला बड़ा है, बीच वाला थोड़ा छोटा, तीसरे वाला छोटा है। लेकिन दूसरे वाला में देखिए बीच वाला बड़ा है आगे वाले से, यहाँ पर आगे वाला बड़ा है, यहाँ पर बीच वाला बड़ा है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। खैर बात नहीं, हमें तो बनाना ही होगा, तो हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक हो सकता है, यहाँ पर बीच वाला खुद हम चेक करेंगे कितना है, 36 है। अगर 36 को हम 4 से पीछे वाले से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा। अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 81। तो ये लॉजिक बन सकता है। हम दूसरा का भी चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा में क्या है, पहले हम बीच वाला को लेंगे तो 84। अगर हम 84 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 होगा। अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। मतलब लॉजिक यही है। अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में हम 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। लेकिन यहाँ पर 25 है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा में कितना है आपका, 11 से हम 44 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। लेकिन यहाँ पर 121 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा में कितना है, 63 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81। यहाँ पर 49 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। चौथे में कितना है, 80 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं छठा सवाल क्या है। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको सेलेक्ट करना होगा या चयन करना होगा। तो यहाँ पर किस तरह का नंबर है देखते हैं। पहले 16 है, उसके बाद 32, ज़्यादा हुआ 16 से 32, फिर छोटा हुआ 8, फिर बड़ा हुआ 48, फिर छोटा हुआ 6, फिर बड़ा हुआ 60, फिर छोटा हुआ 5। मतलब छोटा बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक हो सकता है देखते हैं। वैसे हम 16 से अगर 32 आना हो तो अगर हम 16 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 32। अब हम 32 से 8 तक जाना हो तो क्या करेंगे, अगर हम 32 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 से हम 48 जाना हो तो क्या करेंगे, 8 इंटू 6 कर देंगे तो 48। अब 48 से 6 तक जाना हो तो अगर हम 48 को डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो 6 आएगा। अब 6 से 60 जाना हो तो 6 इंटू 10। अब आपका 60 से 5 जाना हो तो अगर हम 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो अगला हम क्या करेंगे देखिए, अब आसान हो गया। पहले इंटू किया, डिवाइड इंटू डिवाइड इंटू डिवाइड, तो अगला हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। मगर क्या करेंगे, इंटू 2 4 6 8 10 12, तो अगला 14 करेंगे। तो 14 इंटू 5 कितना होगा, 70 होगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब देखते हैं सातवां सवाल क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स।
नैरो गॉज, ब्रॉड गॉज, लॉन्ग गॉज और मीटर गॉज। यहाँ पर 4 तरह का गॉज दिया गया है। ये सवाल एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है, या एएलपी, किसी भी तरह के रेलवे एग्जाम के लिए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे से रिलेटेड सवाल है। ये रेलवे के पटरी के बारे में पूछ रहा है। तो इन चारों में से कौन सा वाला अलग होगा या विषम होगा, वही हमको निकालना है। तो वैसे देखें तो रेलवे में नैरो गॉज होता है, ठीक है, ब्रॉड गॉज भी होता है और मीटर गॉज भी होता है, लेकिन लॉन्ग गॉज आज तक रेलवे में कभी भी नहीं हुआ है। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका विषम हो जाएगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये सी ऑप्शन विषम हो जाएगा या ओड हो जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रेन born at intervals of 2 years each is 66 years. What is the age of the eldest child? मतलब 2 साल के अंतराल पर जन्मे या पैदा हुए 6 बच्चों का अगर एज का टोटल करें तो सम कितना होगा, टोटल सम 66 साल होगा या 66 साल होगा, 66 ईयर्स। तो सबसे बड़ा बच्चे का उम्र कितना है, वही हमको निकालना है। समझ गए सवाल को? 2 साल के अंतराल पर, हर 2 साल के अंतराल पर एक बच्चा पैदा हो रहा है। तो 6 बच्चों का अगर हम टोटल एज गिनती करें तो कितना है, 66 ईयर्स है। तो सबसे बड़ा बच्चे का एज कितना होगा, वही हमको निकालना है। तो मान लीजिए आज जो पैदा हुआ है उसका एज x ईयर्स है। तो अगला कितना होगा, x + 2 होगा, क्योंकि 2 साल अंतराल मतलब 2 साल पहले पैदा हुआ है ये। तो अगला कितना होगा, और 2 साल ज़्यादा, तो x + 4। अगला और 2 साल ज़्यादा तो 6, और अगला कितना होगा, और 2 साल ज़्यादा 8, और अगला कितना होगा, और 2 साल ज़्यादा 10। ऐसा होगा, 6 बच्चे हो गए ना। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कितना x है, 1 2 3 4 5 6, 6x + 10 + 8 18 + 2 20 + 6 26 + 4 30। कितना हुआ, 6x + 30 कितना होगा, 66 ईयर्स होगा, क्योंकि ये टोटल एज 6 बच्चों का कितना है, 66 ईयर्स है। तो 6x कितना होगा, 66 - 30 कर देंगे तो कितना होगा, 36 ईयर्स होगा। तो x = कितना होगा, 36 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 6 होगा x का वैल्यू। मतलब सबसे छोटा बच्चा ये, इसका उम्र कितना है, 6 साल है, लेकिन हमें सबसे बड़ा बच्चे का सवाल पूछा है। तो सबसे बड़ा कितना है, x + 10 है। तो x + 10 कर देंगे तो कितना होगा, x का वैल्यू 6 है, + 10 कितना होगा, 16। मतलब सबसे बड़ा बच्चे का आयु 16 साल है, वही हमको निकालना था। यहाँ पर सबसे बड़ा का पूछा है, छोटा का नहीं। तो हम सबसे बड़ा का कितना है, 16 ईयर्स होगा आपका सही जवाब। ये रहा आपका 9वां सवाल, ये आपका पजल से है, ठीक है। 7 people M, N, P, Q, R, S and T are sitting in a straight line facing the north। अब मैं इसको बना के पहले मैं इन लोगों के लिए सीट के अरेंजमेंट कर देता हूँ, ताकि जल्दी और समझने में आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ एस। तो ये लोग किधर देख रहे हैं, नॉर्थ के तरफ दिख रहे हैं। नॉर्थ ऊपर होता है, इधर नॉर्थ, ठीक है। तो ऊपर देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट किधर होता है, लेफ्ट इधर, आपका लेफ्ट जिधर है उधर ही लेफ्ट होगा, और जिधर आपका राइट है उधर ही राइट होगा। बस ये याद रखना है। अब नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट तरफ मतलब दाएं के तरफ कोई भी नहीं है। तो अगर हम एस इधर लिख दें तो एस के दाएं के तरफ तो बहुत आदमी होगा, इधर लिख दें तो इधर बहुत आदमी होगा। एस को अगर हम यहाँ पर लिख दें तो इधर भी जगह होगा। तो एस का स्थान यहाँ पर कहीं नहीं होगा। तो फिर हम एस को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एस के, अगर हम एस को इधर लिख देंगे तो एस के दाएं इधर है, इधर कोई भी बैठा नहीं है। वही बोला है, नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ एस, एस के दाएं की तरफ कोई भी नहीं बैठा है। अब अगला देखते हैं क्या बोला है, ओनली 3% सीट्स बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में 3 आदमी बैठा हुआ है। तो 1 2 3, तो क्यू का स्थान यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, ओनली 2 people सीट्स बिटवीन क्यू एंड आर।
क्यू और आर के बीच में 2 आदमी है। अगर हम आर को इधर लिखें तो 2 आदमी इधर छोड़ के इधर जगह ही नहीं है, तो इधर नहीं होगा। तो 2 आदमी इधर छोड़ के आर का जगह यहाँ हो जाएगा। क्या बोला था? 2 आदमी बैठा है क्यू और आर के बीच में, तो इस तरह का बनेगा। अब आगे क्या बोला है? एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एन कहाँ पर है? पी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर। अगर हम पी को यहाँ लिख दें तो क्या होगा? अब देखिए, अगर हम अब जो कंफर्म नहीं है वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम पी को यहाँ पर लिख देंगे तो क्या बोला था? एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर यहाँ पर एन होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, जो हम नीचे लिख देंगे, जो कंफर्म है ऊपर की तरफ लिख देते हैं इधर। अब देखते हैं अगला क्या बोला है। टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब टी कहाँ है? पी के इमीडिएट राइट में। तो यहाँ पर अगर हम पी लिख दें तो टी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आर यहाँ पहले से ही है, तो पी का स्थान यहाँ नहीं होगा। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर पी का स्थान यहाँ नहीं होगा, तो एन का स्थान भी यहाँ नहीं होगा। तो अगर हम पी को यहाँ लिख देंगे तो टी यहाँ हो जाएगा। पी के राइट में टी है, ऐसा बोला है। और पी के एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एन कहाँ है? पी के तीसरे दाएं पर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर एन है, तो ऐसा होगा। तो एक कौन छूटा है? एम। तो एम का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हमारा बन गया, आसानी से बन गया, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अब बाएं छोर, एकदम बाएं के छोर पर कौन बैठा है? लेफ्ट एंड पर यहाँ पर कौन है? आपका एन है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल क्या है। इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, क्या करना होगा? इवन नंबर के में 1 प्लस करना होगा, ऐड बोला है। इवन नंबर में हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ओड डिजिट। ओड में हम क्या कर देंगे? ओड में हम -2 कर देंगे। तो क्या आएगा देखते हैं, किस नंबर का? इस नंबर का। तो इसको हम ओड और इवन को अलग अलग करके कलर करके बना देता हूँ नीचे यहाँ, ठीक है। अब सवाल में बोला था इवन के साथ क्या करना है? +1। तो इवन कौन सा है? आपका 4 इवन है। तो ये इवन है, ये इवन है। मैंने कलर चेंज कर दिया इवन का। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर +1 होगा। यहाँ पर +1। और ओड में क्या होना चाहिए? पहले मैं इसको प्लस करता हूँ। तो 4 + 1 5, यहाँ पर 2 + 1 3, यहाँ 6 + 1 7 और 8 + 1 9। अब हमें इवन के साथ ओड के साथ क्या करना होगा? -2। तो यहाँ पर -2 -2 -2, 7 -2 कितना होगा? 5 होगा। और इधर 9 - 2 7 होगा, और 5 - 2 3 होगा। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ मेनी डिजिट्स विल अपियर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। तो कितने ऐसे नंबर है जो एक बार से ज़्यादा आया है? कितने डिजिट का है? तो ये 5 5 देखिए, एक बार यहाँ पर है, 3 3 इधर है, और 7 और 7 इधर है। तो 3 ऐसे नंबर है जो एक बार से ज़्यादा आया है। कौन कौन सा नंबर है? वो 5 है, 7 है और 3 है। ये ऐसे नंबर है जो एक बार से ज़्यादा दोहराया गया है। यहाँ पर नया नंबर जो बना है तो उसमें। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो आपका सी ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, राधे राधे।